मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेकर हैं सर्वेश्वर दया सक्सेना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, दिव्य मतलब होता है अद्भुत, कुदरती। तो इस पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन चरित्र और उसके गुणों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया है। उनके अंदर क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थे, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और किस प्रकार उन्होंने एक आदर्श जीवन जीवा, उनके जीवन से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है आदि आदि के विषय में यहाँ लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया एक संस्मरण। संस्मरण मतलब एक यादगार लेख। लेखक और फादर बुल्के के बीच गहरी मित्रता थी। लेखक ने उनको बड़े करीब से देखा और उनके बारे में जो कुछ भी अनुभव किया इस पाठ में उन्होंने लिखा है, इस संस्मरण कर रहा है। तो इस संस्मरण में फादर कामिल बुल्के, उनका पूरा नाम था फादर कामिल बुल्के, की चरित्र की विशेषताओं को बताया गया है। साथ साथ भारत प्रवास का वर्णन, विदेशी में लेकिन उन्होंने भारत में आकर अपना जीवन बिताया। तो भारत में आकर उन्होंने कैसा जीवन जिया इसके बारे में वर्णन। तो फादर बुल्के बेल्जियम में पैदा हुए थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर ही सन्यासी बने, फादर बनने और भारत आकर बस जाने का निर्णय किया। यहाँ आने के पश्चात वे यहाँ के ही होकर रह गए और उन्होंने हिंदू को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया। वे सन्यासियों से अलग एक छवि बनाई। फादर की प्रेरणादायक मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए लेखक कहता है कि फादर की रगों में दूसरों के लिए अमृत भरा था। दूसरों के लिए हमेशा भलाई वाला काम वे क्या करते थे, इसलिए उनको जहरबाद जैसे पीड़ादायी मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए। फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाद जैसे एक फोड़ा होता है उसके कारण हुई थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसने जिंदगी भर दूसरों की भलाई वाले काम किए और एक आदर्श जीवन जिया, जीवन के अंत काल में उसको इतनी पीड़ादायक मौत हुई, ये शायद ईश्वर का न्याय नहीं। प्रभु की आस्था में उनका अस्तित्व, भगवान पर बड़ा भरोसा करते थे। ऐसे उम्र की आखिरी अवधि में उनके शरीर की ऐसी यातना नहीं मिलनी चाहिए थी। जीवन भर जिसने अच्छे काम किए हो और जीवन के अंत में उसको इतनी सजा मिले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनका शरीर पादरी के लंबे चोंग में ढका रहता था। वे पादरी बन गए थे, इसलिए हमेशा एक ईसाई फादर की तरह लंबा चोगा पहनते थे। गोरा रंग का, सफेद भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें, बाहें खोले, गले लगाने का आदत। वे हमेशा लोगों से गले मिलते थे। उनके मिलने का अंदाज दूसरा ही था और वे अपने हर प्रियजन को बड़े प्यार, जो भी उसके संपर्क में आता था उनका दोस्त बन जाता था। फादर बुल्के परिचय प्राप्त करने के बाद व्यक्ति से परिवार की तरह जुड़ जाया करते थे। आज उन्हें याद करना शांत संगीत सुनने जैसा है। लेखक 35 साल तक उनके साथ रहे। जब भी वे इलाहाबाद से दिल्ली आते तो लेखक से जरूर मिलते हैं। लेखक को उनकी मुलाकातों के बहुत सारे क्षण याद हैं और उन क्षणों को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा था। उन्हें देखना करुणा के जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बातें करना कर्म का संकल्प लेने जैसा था। फादर बुल्के के जीवन से हमें हमेशा निरंतर कर्म करने की प्रेरणा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कर्मशील बना, वो कर्मशील कर्मवीर थे। हमेशा वो उन्होंने काम किया और लोगों को
जिंदगी में काम करने की ही प्रेरणा दी। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी जिससे वे अन्य साहित्यकारों के साथ जुड़े हुए थे। वे हंसी मजाक करते, गोष्ठियों में शामिल होते, गंभीर बहस करते, रचनाओं पर विवाद अपनी राय देते तथा हमारे घरों के उत्सव और संस्कारों में बड़े भाई की तरह शामिल होते, काम करते, आशीर्वाद देते। लेखक को फादर द्वारा अपने बच्चों के मुंह पर पहली बार अनाज डालने का दृश्य याद आता है। तब फादर की आंखें में जो वात्सल्य था अपने बच्चों के प्रति वो देखने लगे। लेखक और फादर बुल्के के बीच बड़ी गहरी आत्मीयता थी। वे अक्सर लेखक से उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में पूछा करते। वे जिससे भी मिलते उनके परिवार का एक सदस्य बन जाया करते थे। बेल्जियम में फादर बुल्के का भरा पूरा परिवार था। 2 भाई थे। फादर के परिवार में 2 भाई थे, एक बहन थी और माता पिता थे। उनके पिता बिजनेसमैन थे। बड़ा भाई पादरी बन गया था, छोटा भाई काम करता था और उनका परिवार में एक बहन थी जो बड़ी कठोर स्वभाव की थी और सब जिद्दी थी। लेखक के फादर बुल्के के मन में पिता और भाइयों के प्रति कोई विशेष ज्यादा लगाव नहीं था, परंतु अपनी माँ से बहुत प्रेम करता और माँ की चिट्ठियां अक्सर उनको आती रहती थी। वे अपने परम मित्र रघुवंश राय को अपनी माँ के द्वारा भेजी गई चिट्ठियां दिखाते थे। भारत आने के बाद वे 2-3 बार बेल्जियम अपने देश, अपने परिवार से मिलने भी गए थे। उन्हें अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि रेक्स चैपल से बहुत लगाव प्रेम था। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने मन में सन्यासी बनकर भारत आने की इच्छा जागी। लेखक के यह पूछने पर फादर बुल्के ने बताया कि प्रभु की इच्छा थी। फादर बुल्के की माँ ने बचपन से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि लड़का हाथ से गया। सचमुच फादर इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बनने धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने भारत जाने की शर्त रख दी। उनकी भारत आने की शर्त को मान लिया गया। भारत आकर फादर पहले 2 साल चेस्ट संघ के पादरियों के बीच धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। इसके बाद वे कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई की। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध कार्य किया। उन्होंने तामरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पक्षी के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। वे रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया जो आज भी बाजार में उपलब्ध है और बाइबल का अनुवाद भी किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्हीं भावनाओं से, उन्हीं विचारों से बाइबल का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। यह एक पठनीय ग्रंथ है, जरूर पढ़ना चाहिए। वे 47 वर्ष तक भारत में रहकर 73 वर्ष की आयु में दिल्ली में रहते हुए संसार से विदा हो गए। फादर बुल्के के मन में फादर बुल्के संकल्प से संन्यास थे। वे रिश्ते बनाकर उन्हें निभाते थे। वे दिल्ली आकर लेखक से जरूर मिलते। फादर बुल्के को हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। वे हिंदी के उत्थान के लिए अनेक मंचों से आवाज उठाई। यदि हिंदी भाषा भाषी हिंदी की अपेक्षा करते तो वे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते थे। उन्हें हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर बड़ा दुख होता था। वे सभी अपने मित्रों से उनके घर परिवार के दुख सुख के बारे में पूछते थे। यह उनका स्वभाव सा बन गया था। वे सभी के दुख सुख में शामिल होते, सबको सांत्वना देते। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर उन्होंने जिन शब्दों से सहानुभूति और संवेदना प्रकट की, उससे लेखक को गहरी शांति मिली। लेखक को फादर बुल्के की बीमारी का पता नहीं लग पाया। उसने जब इस बार देखा तो जब अंतिम बार उन्होंने देखा तो उनका शरीर
मृत शरीर ताबूत में था। फादर बुर्के के चेहरे पर बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे उनका शव कश्मीरी गेट से निकलसन कब्रगार में एक नीली गाड़ी से उतारा गया। उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह की आखिरी चोर तक लाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए उनकी कब्र मुंह खोले हवा लेटी थी। विजेंद्र बाबू, जैनेन्द्र जैन, अजित कुमार, निर्मला जैन, मसीह समुदाय के बहुत सारे लोग, पादरीगण उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। और इलाहाबाद से प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक सत्य प्रकाश और रघुवंश कब्र के चारों ओर खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हिंदी में किया गया। फादर फास्कल तोना ने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। लोगों की श्रद्धांजलि और नमन के बाद उनकी देह कब्र में उतार दी गई। शायद इस सन्यासी ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसकी मृत्यु पर इतने लोग रोएंगे, इतने लोग आएंगे। जो इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके प्रिय बन जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग आते हैं। तो फादर इतने लोकप्रिय व्यक्ति बन गए थे कि अनेक लोग, गिनती करना संभव नहीं, इतने लोग इनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा नहीं। लेखक सोचता है कि हमारे बीच से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा हुआ पेड़ चला गया। वे मानवीय करुणा के दिव्य चमक थे। लेखक के मन में उनकी यादें आज भी बसी हैं। उनको श्रद्धा से याद करते हुए लेखक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इस प्रकार इस निबंध में मानवीय करुणा की दिव्य चमक में सर्वेश्वर दयाल जी ने फादर बुर्के के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनसे प्रेरणा लेने की शिक्षा दी है कि इस संसार में आकर ऐसा जीवन जियो, आदर्श जीवन जियो, जो इतिहास में आपको स्थान दे सके। अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से हम भी अपना एक इतिहास बना सकते हैं और संसार के दिलों, संसार के सभी लोगों के दिल में राज कर सकते हैं। इनका जीवन अद्भुत जीवन था, अद्भुत जीवन था। इन्होंने संपूर्ण मानव समाज के लिए काम किया, इसलिए ये हमारे पाठ्यक्रम में एक विशेष स्थान रखेंगे। तो इस प्रकार उनके जीवन से अनेक प्रकार की शिक्षाएं हमको मिलती हैं। ठीक है, आज इतना ही। अब नेक्स्ट समय में हम आपको कविता के बारे में पढ़ाएंगे और कविता को आप पढ़िए। दूसरी कविता है हमारी, दूसरी कविता आप पढ़िए और कविता को पढ़ने के बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको समझने का प्रयास किए। आपको आपके पास जो भी गाइड बुक है उसके अंतिम भाग में पत्र और निबंध दिए गए, उन पत्रों और निबंधों को आप पढ़िए और बोलिए। ग्रामर सेक्शन में पाठ 1, पाठ 2 पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। हमने ग्रामर में पाठ 1 पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, समझना है और गाइड से एक बार पढ़ना है। और आपको बुक्स जो स्कूल से NCERT की एडिशनल प्रैक्टिस हिंदी बुक दी गई है उसमें से भी पढ़ना है। उसमें जो सारांश दिया है, जो कविता का अर्थ दिया है, बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आप उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत मूल्यवान समय है। इस समय का सदुपयोग कीजिए। आप 10वीं कक्षा में हैं, आपके लिए कोई आराम का पल नहीं। आपको लगातार पढ़ते रहना है और लिखना है। जो कुछ आप पढ़ते हैं उसको लिखने का भी अभ्यास करें, क्योंकि परीक्षा में आपको लिखकर अपना उत्तर बताना है। तो इसलिए पढ़ना और लिखना दोनों काम जारी रखिए। हर विषय को पढ़िए, समय अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार पढ़िए, जिससे जब स्कूल खुलेगा तो आपको किसी प्रकार की अड़चन या कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये तैयारी आपकी भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। 10वीं क्लास में आराम का कोई समय नहीं, केवल पढ़ना है, समझना है
और ये जो क्लासेस चल रही हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास कीजिए। तब आप 10वीं में आराम से अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फिर मुलाकात करेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।